आप कह रहे हैं कि आप ही सोचो ध्यान से। अभी आप कह रहे हैं फिर चुंबकीय बल नहीं होगा, चुंबकीय बल नहीं होगा तो भार नहीं होगा, भार ऐसा नहीं है? होगा। चुंबकीय बल नहीं हो तो काय के लिए भार? भार कैसा प्रदर्शित करेगा? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं हर पदार्थ में बेसिकली विद्युत ग्राहिता है ही। बात है। इसीलिए अपन क्या कहें, सभी पदार्थ चुंबकीय बल संपन्न है। उसका आधार क्या बताया है? अणुबंधन भार बंधन के रूप में है। उसके पहले परमाणु अंशों का गठन के रूप में बताया है। ये सब चीज़ है। इसके गठन भी एक भार के आधार पर ही बनता है ना। जो परमाणु अणुबंधन में आए, अणु भार बंधन में आ गए, परमाणु अणुबंधन में आ गए, परमाणु अणुबंधन में आ गए, ये भार बंधन में आए, अणुबंधन में आ गए। इन दोनों मिलकर के जो है ना अणुबंधन भार बंधन के साथ पूरा धरती रचना हो गई। हाँ, उसको हम बर्बाद करने में लगे हैं। इसको विज्ञान कहा जाता है। कालिदास विद्या हुआ कि नहीं हुआ पूछ रहे हैं। बात ऐसी। आगे और आगे। आकर्षण परस्परता से। हाँ, आकर्षण क्या चीज़ है? परस्परता में होता है। कोई दो वस्तु के बिना आकर्षण को पहचाना नहीं जा सकता। ठीक है, परस्परता होना ही है। ठीक है, परस्परता है गुरुता लघुता से। तो एक बड़ा होने से, एक छोटा होने से या समान होने से परस्परता होती है, ये भी पता लगे। और उसके बाद लघुत्व एवं गुरुत्व। हाँ हाँ रचना एवं सापेक्ष ऊर्जाओं से। हाँ, लघुत्व और गुरुत्व जो है, बड़ा छोटा जो है, सापेक्ष ऊर्जाओं के रूप में हम पहचानते हैं। सापेक्ष ऊर्जा क्या चीज़ है पूछा? ध्वनि, चुंबकीयता, विद्युत, ठीक है ना। और उसके बाद वो ताप भी सापेक्ष ऊर्जा है, ध्वनि भी सापेक्ष ऊर्जा है, विद्युत भी सापेक्ष ऊर्जा है, चुंबकीयता शाश्वत ऊर्जा है। ठीक है, ऐसा देखा गया। इसको चुंबकीयता को भी शाश्वत नहीं मानते। वो किस आधार पर? लोहे को पकड़ने के आधार पर। हम क्या कहते हैं? अणु बनता है, इसीलिए इसमें विद्युत है ही, चुंबकीयता है ही, ऐसा हम कह रहे हैं। आप ही सोचो। अच्छा बाबा जी, रचना एवं सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से। रचना एवं सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से, क्रिया पदार्थ से और पदार्थ का ह्रास एवं विकास सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग। ठहर रचना एवं सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से। हाँ, क्रिया से। और सापेक्ष ऊर्जा को हम कैसा पहचानते हैं? क्रिया से, है ना। और क्रिया बने सापेक्ष ऊर्जा और क्रिया पदार्थ से और पदार्थ का ह्रास एवं विकास से सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग एवं दुरुपयोग से। सापेक्ष ऊर्जा को सदुपयोग और दुरुपयोग विधि से हम पहचाने, है ना। तो जो जिसको दुरुपयोग करेगा उससे वह वंचित हो जाएगा, ये लिखा है। ठीक है, जैसा आप ही बता रहे हो, जैसा न्यूक्लियर अपना शक्ति को खो जाता है, न्यूक्लियर के रूप में रहता नहीं। बोखा हो गया कि नहीं? क्या हो गया? बोखा अपने स्वरूप को त्याग देता है ना। ये आप ही कह रहे हो, बोलो अब क्या किया जाए? जैसा एक बारूद में गंधक और कलमी सोडा होता है, इन दोनों को जब जला देते हैं उसमें गैस पैदा होता है, उससे पत्थर फूटता है, गोला फूटता है, जो कुछ भी होता है। होने के पश्चात ना तो गंधक रह जाता है ना कलमी सोडा रह जाता है, दोनों विकृत हो जाते हैं।
आप देखते ही हो। उसी प्रकार से यह जो परमाणु ऊर्जा भी अपने ऊर्जा को बहिर्गत करने के बाद वो परमाणु ऊर्जा के संपन्न रहना बनता नहीं। ऐसा रखा है और इसी को ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, यहाँ दिया। उसके बाद अभी उसमें कंफ्यूजन हो गया EN3 IIT के अनुसार, जो देखिए कैसा बनता है, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, जैसा भी कुछ कहें उसको सबको सुनना ही सुनना है। ठीक है, हम लोग एक दिन ईश्वरवादिता को ऐसे ही सुनते रहे। अभी निष्ठा से आप लोग ये इन बातों को, हुल्लड़बाजी को, फुहरपन को, झूठबाजी को, धोखाधड़ी को बड़ी अच्छे से ध्यान दे करके सुनते हो, वैसे ही हम लोग ईश्वरवादिता को भी सुनते रहे। इतने ही निष्ठा से सुनते रहे, कम से कम इससे ज्यादा भी हो सकता है। वहां से मैं आया, हमारा यात्रा वहां से है। अच्छा बाबा, ठीक है। एक देखो, एक छोटी सी बात अपन लिखे हैं भाई, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी। कहीं से भी यदि ठोस पदार्थ को तुम छोड़ोगे, वो ठोस पदार्थ के साथ ही अपना सहअस्तित्व को प्रमाणित करेगा, उसके पहले वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है, पानी को कहीं से छोड़ोगे, वो पानी के साथ ही वो अपने सहअस्तित्व को प्रमाणित करेगा। विरल वस्तु को कहीं से भी छोड़ोगे, अपने विरल वस्तु के साथ ही अपना इसको सहअस्तित्व को प्रमाणित करेगा। अब जो गुरुत्वाकर्षण इस विरल वस्तु के साथ कहाँ गुम गए, बात बता रहे हैं। अभी कोई एक्शन प्लान एक भी नहीं है इसमें। एक्शन प्लान सामने आएगा कल, तब देखना। ठीक है, अभी अपन केवल बात कर रहे हैं। ठीक है, सलाह मशवरा कर रहे हैं, शुद्ध बुद्धि से परामर्श कर रहे हैं। तीसरा बात ये है। ठीक है, आगे। अच्छा बाबा जी, पदार्थ राशि का वर्गीकरण 4 जातियों में है, ये क्या है? आप पढ़े नहीं हैं, तकलीफ है। मृत पाषाण मणि धातु के रूप में है। ठीक है, ये सभी पदार्थ राशि को हम जोड़ेंगे। मट्टी, पत्थर, मणि धातु के रूप में हमको मिलता है। ठीक है, इसमें यह भी देखा गया, मृत पाषाण मणि धातु के रूप में परिवर्तित होता हुआ, मणि धातु में मृत पाषाण के रूप में परिवर्तित होता हुआ देखा गया, होते ही है। ठीक, इस प्रकार से परिणाम सतत बना रहता है श्रमगति परिणाम के आधार पर। तो ये बनते 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 अपने कोई ये है गम्य स्थली है, वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद जो है ना, आगे स्थिति को पैदा करते हैं। बताया, प्राणावस्था का बीज पदार्थावस्था में रहता ही है, तभी प्राणावस्था पैदा हुआ। यह धरती पर गवाहित है। और उसके उसी प्रकार प्राणावस्था से, जब प्राणावस्था में जीवावस्था का बीज समाया रहता है, जीवावस्था पैदा हुआ है, प्रकट है ही। जीवावस्था में ज्ञानावस्था का बीज बना ही रहता है, वह ज्ञानावस्था प्रकट हुआ है। बाबा, एक सवाल है, यौगिक में रासायनिक तथा भौतिक दोनों परिणाम होते हैं, जबकि मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम होते हैं। क्या बोले? स्पष्ट थोड़ा उदाहरण से।
यौगिक में रासायनिक तथा भौतिक दोनों परिणाम होते हैं, जबकि मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम होते नहीं, हैं। मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम होते हैं और यौगिक में भौतिक रासायनिक परिणाम हो जाते हैं, ये लिखा, ठीक है ना। यौगिक में क्या चीज है, सहवास में, इसमें सहवास में क्या चीज है, मिश्रण को सहवास बताया, जैसा पानी और दूध, ये सहवास किए रहते, ये यौगिक नहीं हुए रहते, ठीक है। तो उसी प्रकार से कई चीज एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, वो कभी भी परिणत नहीं हुए रहते। एक बात समझ में आता है। उसके बाद दूध को, पानी को जला दे और दूध मिल ही जाएगी, स्वाभाविक बात है ना। दूध और पानी मिला के रखा और पानी को जला दिया तो दूध मिलवे करेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम सोचते हैं तो ये जलने वाला, एक जलाने वाला वस्तु मिल करके पानी बन गया। पानी को जलाओगे तो फिर बाद में अब माने एक जलने वाला, एक जलाने वाला मिल जाए, ऐसा होता नहीं। वो जलाओगे तो वाष्प में भी वैसे ही रहता है, पुनः वाष्प पानी ही बनता है, ठीक, ये बनता है। यदि इसको, इन दोनों वस्तु को अलग कर दिया, उसके बाद पानी रहेगा नहीं। पानी रहे, ये दोनों वस्तु अलग हो, ऐसा होता नहीं, होगा नहीं। दोनों वस्तु अलग होंगे तब तो नहीं रहेगा बाबा, वो तो है ही सामान्य बात इतने। तो उसके आधार पर जो ये जो यौगिक में, यौगिक का मतलब है दोनों प्रकार के आचरण त्याग करके, दो वस्तु कम से कम दोनों त्याग करके तीसरे प्रकार के आचरण में शुरू किया। सहवास का मतलब है साथ साथ में रहते हैं अपने अपने गुणों से, ठीक है ना। आगे तो बाबा सहवास में अपना आचरण नहीं त्यागते, कहाँ त्यागता है। दूध और पानी को मिला के रखोगे, पानी कब त्यागा रहता है अपना आचरण को, दूध कब त्यागा रहता है। यदि त्यागा होता तो पानी को जला देने से दूध काय को मिलता है। तो केवल मिश्रण को आप सहवास कह रहे हैं। हाँ, परंतु जो यौगिक को भी बाबा आजकल अलग तो कर देते हैं, उसको क्या कहेंगे। ठीक है ना, अलग करने के बाद यौगिक रहेगा नहीं, न रहे, वो तो ठीक है बाबा। फिर कई के लिए नहीं, यहाँ पर एक परिभाषा ऐसी भी है सहवास की कि जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो, उसकी सहवास संज्ञा है। ठीक है, संभव हो। तो बाकी वो जो जितना सुगमता से ये विलगीकरण सुगम है, उतना सुगमता से विलगीकरण ना हो, वो ये है यौगिक है। जितना सुगमता से इसको दूध और पानी को अलग किया जा सकता है, पानी में जो जलने वाला जलाने वाले को अलग नहीं किया जा सकता। इसको कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। नहीं, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया, ये दोनों में समझा। वही बताए ना भाई, दो वस्तु अपने आचरण को त्याग करके तीसरे आचरण में आ गया, इस रसायन, ठीक है। ठीक है, दोनों एक साथ रहे, अपने अपने आचरण करते रहे। ये जो है ना, ये है सहवास, मिश्रण। भौतिक क्रिया किस चीज को कह रहे हैं। वही मिश्रण क्रिया को भौतिक क्रिया। एक के क्या बोला है बाबा आपने। ये बोला है कि जिस योग के अनंतर विलगीकरण न हो, इसको एक के बोला। जो जैसा कि पानी में मिला दिया, पानी भी यौगिक है और दूसरा पानी भी यौगिक है, इन दोनों को मिला दिया। ये पहले मिलाया हुआ पानी, बाद वाला पानी का अविलगीकरण नहीं होगा, बस। तो सजातीय वस्तुओं का ही ऐक्य है। सजातीय वस्तु हो वो माने वो भी यौगिक हो। दोनों यौगिक हो, एक प्रजाति के। तो दो भौतिक वस्तुओं में ही मिला देंगे तो भी तो उनको अलग नहीं कर पाएंगे ना, और जिस तरह से आप उदाहरण दे रहे हैं। जैसा मट्टी से मट्टी को मिलाया, आपका कहना ऐसा है, ठीक है, वो तो मान लिया। तो आप कहना 1 किलो माने 2 किलो मट्टी को आप अलग कर सकते हैं। ये पानी अलग है, वो पानी अलग नहीं होता है। ये वो तो मट्टी में भी वही हुआ ना। हाँ, नहीं है। मट्टी में जो है
मट्टी में हम पहले से ही मात्रा से मिलाते हैं, मात्रा से पहचानते हैं, मिलाए हैं, मात्रा से हम मानते हैं, निकाले हैं। इसमें जो गुण संपन्न है यौगिक वस्तु, पानी से मिलाना, ये दोनों में समान गुण है, वो समान मात्रा है। गुण और मात्रा में भिन्नता यही है। मात्रा समान गुण वाला मिलने के बाद ये पहले गुण वाला मिलाया हुआ गुण वाला का अलग अलग दिखता है, मात्रा अलग अलग दिखता है। सामान्य है बात, सामान्य सिद्धांत है। गुण भौतिक वस्तु में कम है, गुण प्रधान नहीं है, मात्रा प्रधान है। गुण किस चीज को कह रहे हैं आप? वो जो उसका जो आचरण बनता है, ठीक है ना, जो दो वस्तु मिलकर के भिन्न आचरण बनता है, वो गुण है। ये मूल गुण से ही रहते हैं, इसमें रूप प्रधान हो जाते हैं, उसमें गुण प्रधान होते हैं, जीवों में स्वभाव प्रधान होते हैं, मानव में ज्ञान प्रधान। इतना ही बात। अच्छा आगे चलो। यहाँ ये भी तो लिखे हैं सापेक्ष शक्तियों की गुण संख्या है, सम विषम मध्यस्थ के रूप में पहचान होती है, यही प्रभाव है। ये बढ़िया लगा दिया बाबा। यहाँ गुण ऐसे लिखे हैं, सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है, सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है, सम विषम मध्यस्थ के रूप में पहचान होती है, यही प्रभाव है। ठीक तो है। सम विषम मध्यस्थ रूप में गुणों का संज्ञा, गुणों को ऐसा पहचाना गया है। सम का मतलब है उद्भवकारी गुणों को अपन सम कहते हैं, विभवकारी गुणों को मध्यस्थ कहते हैं, प्रलयकारी गुणों को हम विषम कहते हैं। यह नाम दिया है, ठीक है ना। गुण का मतलब है सापेक्ष शक्तियाँ। शक्तियाँ जब प्रयोग होते हैं, किसी का उद्भव करेगा, किसी का विभव करेगा, किसी का प्रलय करेगा, कि कुछ भी ना करें ऐसा शक्ति का कुछ प्रयोग होते ही नहीं। ठीक है। मानव अपने शक्तियों का प्रयोग किया, इच्छा शक्तियों का एक माने विचार शक्तियों को प्रयोग किया, उससे जो होने वाले परिणाम आपके सामने आ चुका है। कुछ बात लगता है प्रलय की ओर जा रहा है, कुछ बात लग रहा है कि उसके उद्भव की ओर जा रहा है, कुछ बात कह रहा है कि विभव की ओर जा रहा है। लगता है प्रलय वाला ज़्यादा हो गया, तब अपन सोच रहे हैं बात। ठीक है बाबा जी। कोष चैतन्य इकाई और जड़ इकाई दोनों सब कोषों से बना हुआ है, जैसे प्राणमय, अन्नमय कोष। ये समझ में नहीं आता बाबा जी। क्या कहें? 5 कोशों की जो बात कही है आपने, उस पर कुछ स्पष्टता चाह रहे हैं। अभी वो आ गया प्रसंग। आ गया, इसी में से पूछ रहे हैं। क्या कहते? आ गया बाबा, आ गया। 5 कोशों के बारे में अपन 2 विधा में प्रस्तुत किया। एक परमाणु में 5 कोशों की बात किया है, शरीर में रचना में 5 कोशों को बताया। ठीक है। परमाणु में कम से कम जो कार्य करता हुआ अंशों का जो परमाणु है, उसमें कम से कम दो कोश रहता है, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश उसको नाम दिया, अंशों का घटता बढ़ता हुआ क्रिया को अन्नमय कोश नाम दिया। ठीक है, समझ में आता है। परमाणु ज़्यादा अंशों से होना, कम अंशों से होना, इसको अन्नमय कोश नाम दिया। ठीक है। तो सत्ता में संपृक्त है, सत्ता पारगामी है, वस्तु ऊर्जा संपन्न है, इसको प्राणमय कोश कहा। ठीक है। ये दोनों समझ में आता है कि नहीं? नहीं आता है? नहीं आता है बाबा। आता है ना। उसके बाद आता है प्राणावस्था है। प्राणावस्था आने के बाद क्या हो गए भाई, उसमें जड़ हो गया, पत्ती हो गया, पत्ती से कुछ लेने वाली बात आ गई, जड़ से कुछ लेने वाली बात आ गई, उसमें चयन करने के गुण आ गए। जैसा धतूरे का झाड़
गन्ने का झाड़ दोनों को एक धरती पर डालते हैं। गन्ने का जड़ अपने ज़रूरत की चीज़ों को चयन करता है, धतूरे की जड़ अपने ज़रूरत की चीज़ों को चयन करता है। धतूरा खाने से आदमी मर जाता है और गन्ना खाने से आदमी जीवित रहता है।